Hello everyone, this is part 6 of class 10th history chapter 2 Nationalism in India. How participants saw the movement. तो देखो अब हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो कि सीडीएम में पार्ट करते थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, वो इस मूवमेंट को किस तरह से देखते थे, वो इस मूवमेंट को ज्वाइन क्यों करते थे, क्या उनके आइडियल्स थे और स्वराज का उनके लिए क्या महत्व था, क्या मतलब था। तो देखो कंट्री साइड मतलब गांव देहात के एरिया में ना जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज होती थी जैसे कि गुजरात के पाटीदार हो गए या फिर उत्तर प्रदेश के जाट्स हो गए, वो सीडीएम में काफी एक्टिव थे क्योंकि वो लोग ना कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे। तो उनको ना जो ट्रेड डिप्रेशन या फिर प्राइसेस कम हो रहे थे इससे काफी परेशान थे वो लोग। तो उनकी कैश इनकम जो है वो भी खत्म हो रही थी धीरे धीरे। तो उनके लिए ये इम्पॉसिबल सा हो गया था कि गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू की डिमांड है ना उसको पूरा कर सके। और साथ ही साथ देखो गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया था इस बात से कि हम कोई भी रिवेन्यू कम नहीं करने वाले। तो इसके कारण भी लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो जो रिच पीजेंट्स होते थे ना इसी कारण से वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करने लग गए थे। वो अपनी अपनी कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज करते थे और कभी कभी जो रिलेक्टेंट मेंबर्स जो मतलब झिझकते थे ना उस तरह के लोगों को भी कि बाइकआउट प्रोग्राम्स में तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको भी फोर्स करते थे कि आप भी पार्टिसिपेट करो। तो उनके लिए स्वराज की फाइट का मतलब था जो हाई रिवेन्यूज के अगेंस्ट उनका स्ट्रगल है, वो उनके लिए स्वराज की फाइट का मतलब था। लेकिन साथ ही साथ देखो 1931 में जब मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था मतलब बंद कर दिया गया था तो वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे क्योंकि उनके रिवेन्यू रेट्स को तो रिवाइज किया ही नहीं। वो उनको पे करना अभी भी कंपलसरी था गवर्नमेंट को। तो इसी कारण जब फिर से मूवमेंट को 1932 में स्टार्ट किया गया ना तो काफी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। ये केस था अब रिच पीजेंट्स का। पुअर पीजेंट्री का केस देखते हैं। पुअर पीजेंट ना पुअर पीजेंट भी चाहते तो थे कि रिवेन्यू डिमांड कम हो। लेकिन देखो एक और प्रॉब्लम थी कि पुअर पीजेंट्री जो है ना काफी लोग उनमें से स्मॉल टेनेंट्स थे। मतलब वो लोग रिच लैंडलॉर्ड से मतलब लैंडलॉर्ड से रेंट पे लैंड ले लेते थे फिर उस पे कल्टीवेशन करते थे। तो देखो डिप्रेशन आ गया था, पैसे कम थे, कैश इनकम्स उनको भी नहीं मिल रही थी, तो जो स्मॉल टेनेंट्स होते थे उनके लिए भी रेंट देना मुश्किल हो गया था। तो वो चाहते थे कि जो अनपेड रेंट है ना जो उन्होंने नहीं चुकाया है लैंडलॉर्ड्स को अब उसको कर्ज माफी मिल जाए, वो उस रेंट को ना चुकाए, वो ऐसा चाहते थे। तो उन्होंने अलग अलग तरह के रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन किया जिसको अक्सर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट लोग चलाते थे। तो देखो वो अपने अ, इस तरह के जो ज्वाइन तो करने लग गए थे लेकिन कांग्रेस ना उनके नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं दे पाती थी कई जगह पर। कारण क्या था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स इससे नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनको तो रेंट चाहिए ना। वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कांग्रेस को, तो इसीलिए कांग्रेस पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं दे पाती थी। इसीलिए पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच की रिलेशनशिप थोड़ी अच्छी सी नहीं रही, मतलब अनिश्चित सी रही है। अब देखो बिजनेस क्लास के लिए कैसा था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से वो कैसे रिलेट करते थे। तो अब इनका केस देखो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ना जो इंडियन मर्चेंट्स या इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बना लिया था, उन्होंने काफी प्रॉफिट भी किया था और वो पावरफुल हो गए थे। तो वो लोग अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो जो कॉलोनियल पॉलिसीज बिजनेस एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करती थी ना वो उनके अगेंस्ट हो गए थे, वो उनके खिलाफ हो गए थे। तो वो चाहते थे कि फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट है उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन मिले, मतलब फॉरेन गुड्स इंपोर्ट कम हो जाए ताकि वो अपना सामान बेच सके। और साथ ही साथ वो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो भी चाहते थे क्योंकि ये ना फॉर इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेगा। रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो जो है वो इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेगा, इंपोर्ट्स को कम करेगा, इसीलिए वो लोग रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो चाहते थे। तो देखो बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस स्टैब्लिश कर दी, बना ली। और साथ ही साथ देखो 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये भी बना ली, FICCI। तो काफी जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GT बिरला, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना इन्होंने जो इंडियन इकोनॉमी पर कॉलोनियल कंट्रोल था ना इसको अटैक किया है, मतलब इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट भी किया है जब इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। तो इन्होंने देखो फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब आर्थिक सहायता भी की थी और साथ ही साथ इंपोर्टेड गुड्स को खरीदना या बेचना भी मना कर दिया था। तो काफी जो बिजनेसेस थे ना बिजनेसमैन थे उन्होंने स्वराज को एक ऐसा टाइम देखना शुरू कर दिया था कि जहां पर कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस जो है ना बिजनेस पर अब वो नहीं रहेंगी और ट्रेड और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लोरिश करेंगी बिना किसी रुकाव के। लेकिन देखो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो बिजनेस ग्रुप्स ना अब वो ज्यादा खुश नहीं थे, अब वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। तो अब एक तो देखो मिलिटेंट एक्टिविटीज भी बढ़ रही थी, साथ ही साथ देखो उनका बिजनेस पे भी काफी इफेक्ट आ रहा था, बंद करना पड़ रहा था या डिसरप्शन जो भी हो रही थी बिजनेस में वो इसके कारण भी चिंतित थे। और सोशलिज्म बढ़ रहा था कांग्रेस के यंगर मेंबर्स में, सोशलिज्म हम बढ़ के आए हैं ना, समाजवाद ये बढ़ रहा था। तो इससे भी वो चिंतित थे। तो ये कुछ कारण है कि वो लोग थोड़ा सा CDM से पीछे हटते गए। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो थी ना
उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज नंबर में, लेकिन नागपुर रीजन में तो अच्छा पार्टिसिपेशन मिला था, लेकिन ओवरऑल नहीं मिला। क्योंकि देखो जैसे जैसे कांग्रेस के पास इंडस्ट्रियलिस्ट आते गए ना, वर्कर्स दूर होते गए। लेकिन इसके बाद भी कुछ वर्कर्स जो है ना, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। कईयों ने गांधीयन प्रोग्राम मतलब गांधी जी के जो आइडियाज थे उनको अडॉप्ट भी किया है, जैसे कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना। और देखो अपने मूवमेंट्स, उनका ना खुद का भी एक मूवमेंट था, वो लो वेजेस के खिलाफ काम करना चाहते थे और पुअर वर्किंग कंडीशंस इसके खिलाफ भी मूवमेंट करना चाहते थे। तो इन्होंने गांधीयन प्रोग्राम को उस तरह से भी अडॉप्ट किया है। तो स्ट्राइक्स भी हुई रेलवे वर्कर्स की 1930 में, और डॉक वर्कर्स की स्ट्राइक भी हुई 1932 में। अब 1930 में जो हजारों वर्कर्स थे ना छोटा नागपुर माइंस की, इन्होंने गांधी कैप्स पहन ली और प्रोटेस्ट रैलीज जो होती थी इनमें पार्टिसिपेट किया, बॉयकॉट कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन फिर भी वर्कर्स की डिमांड को ना अपने स्ट्रगल के प्रोग्राम की तरह कांग्रेस इंक्लूड नहीं करना चाहती थी। मतलब कांग्रेस जो है वो वर्कर्स की डिमांड को अपने जो स्ट्रगल का उद्देश्य है ना उसमें नहीं इंक्लूड करना चाहती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कांग्रेस को कि इससे ना इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे दूर जाते जाएंगे और एंटी इंपीरियल फोर्सेस डिवाइड हो जाएगी। और देखो दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो था इसमें ना वुमेन का काफी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ था। गांधी जी के सॉल्ट मार्च के टाइम हजारों वुमेन अपने घरों से बाहर आई थी उनको सुनने के लिए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट भी किया था, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर भी किया था, और साथ ही साथ देखो उन्होंने फॉरेन क्लॉथ और लिकर शॉप्स को पिकेट भी किया था। कई वुमेन जो है वो जेल भी गई थी। अर्बन एरियाज में ये वुमेन हाई कास्ट फैमिलीज की होती थी और रूरल एरियाज में ये रिच पीजेंट हाउस होल्ड से आती थी। तो गांधी जी के कॉल से मतलब गांधी जी से ये काफी इंस्पायर्ड थी, तो इन्होंने भी ना एक तरह से नेशन की सर्विस को एक ड्यूटी है ये वुमेन की, ऐसा समझने लग गई थी कि देश की सेवा वुमेन की ड्यूटी है। तो देखो ये जो पब्लिक रोल बढ़ रहा था इसके बावजूद भी जो वुमेन की विजुअलाइजेशन थी, मतलब जो वुमेन की पोजीशन थी ना उस टाइम पर सोसाइटी में, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आया। गांधी जी भी इस बात को मानते थे कि वुमेन की ड्यूटी है कि वो चूल्हे और घर को देखे, अच्छी मदर्स और अच्छी वाइफ्स बने। और लॉन्ग टाइम के लिए कांग्रेस ना मतलब काफी लंबे समय तक कांग्रेस भी वुमेन को एक अच्छी पोजीशन या अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में देने के लिए राजी नहीं थी। तो वो सिर्फ उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस देखना चाहती थी, लेकिन उनको कोई भी पोजीशन नहीं देती थी। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट हम खत्म करते हैं। थैंक यू।